सो फ्रेंड्स, आपने कभी ये सोचा है कि आपके पास जो मंथली बिल्स आते हैं, यूटिलिटी बिल्स आते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, ये जितने भी बिल्स हैं, इनको पे करने के लिए आपको कभी भी अपनी जो सैलरी है या जो मंथली इनकम है, इसके थ्रू इसका वेट ना करना पड़े। आपके पास ऑटोमैटिकली कोई सिस्टम ऐसा मौजूद हो कि ये जो बिल्स आ रहे हैं, ये ऑटोमैटिकली पे हो जाएँ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जब ये बिल आएँ तो ये डायरेक्ट डेबिट पे लगे हों, यानी कि आपके पास ऑलरेडी बैंक में मौजूद हों पैसे बिफोर इवन योर सैलरी और आप इन बिल्स को पे कर दें। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप लाइफ लॉन्ग या बहुत लंबे टाइम के लिए इन बिल्स की टेंशन से दूर हो जाएँ। मतलब ये है कि आपको पता है कि यार मेरा एवरेज बिल पूरे साल का मैं एवरेज निकाल लूँ तो लेट्स से मैं दुबई में रहता हूँ या कहीं भी मैं रहता हूँ, लेट्स से मैं दुबई में रहता हूँ तो मैं मेरा एवरेज 600 दिरहम का बिल आ रहा है, चाहे विंटर्स और समर्स को एवरेज आउट कर दें तो 600 दिरहम्स का बिल आ रहा है। अब ये 600 दिरहम्स का जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ये मेरे लिए फ्री हो जाए। फ्री होने का मतलब ये है कि ये मेरी सैलरी से नहीं जा रहा हूँ, ये कहीं और से मैं इसको पैसे जनरेट कर रहा हूँ और इसके थ्रू मैं अगले जितने भी साल आ रहे हैं, उसके अंदर ये कुछ भी हो जाए, ये मेरे बिल्स पे होने चाहिए। ये कभी सोचा है? और अगर नहीं सोचा तो प्लीज़ ज़रूर सोचें इसके बारे में, क्योंकि ये एक लिबरेटिंग थॉट है और यही लिबरेटिंग थॉट जब मेरे दिमाग में आई थी, उसी टाइम से मैंने ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था और उसके थ्रू मैं अभी तक ये कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी है, उसके अंदर मल्टीपल इसके अंदर वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि मैं इस वक़्त किस पोज़ीशन पर हूँ। ऑल्दो कि मैं इस वक़्त अपने आप को बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैं कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ इस वक़्त, क्योंकि बहुत सारे खर्चे ऑटोमैटिकली आपके पास होते हैं। लेकिन मेरी जो डिपेंडेंस है सैलरी के ऊपर, वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि अब जो मेरा काम यूट्यूब का हो रहा है और जितने और एसोसिएटेड काम होते हैं, उसके थ्रू मेरे ऑलमोस्ट हर महीने इतने पैसे तो बन ही जाते हैं जितनी मेरी सैलरी है। लेकिन ओ उसको फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, क्योंकि मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे कहते हैं कि यार मैं भी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। अपने बारे में बोल रहे थे। मुझे उनके बारे में पूरी डिटेल पता थी, तो मैंने कहा यार आप अपने बारे में कैसे कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? तो कहते हैं यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी से पैसे माँगूँ। आई डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीबॉडी। मेरी जॉब है और मैं उस जॉब के ऊपर काम करता हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, उससे मुझे सैलरी आ रही है। लेकिन मैंने कहा यार आप गलत सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग शायद इस तरह सोच रहे हो, तो मैंने कहा उस चीज़ को मैं रिपीट कर दूँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब डेट फ्री होना नहीं है। डेट फ्री होना तो एक पार्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर रिलाई ही ना करें। अपनी जॉब के ऊपर बिल्कुल रिलाई ना करें कि आपको उससे पैसे चाहिए। जो चीज़ भी आपको करनी है वो आपकी ऑटोमैटिकली फंड हो रही होगी, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है। जो लोग फायर का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑल्दो कि मैं फायर के कॉन्सेप्ट पे एंटायरली बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर उसको रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर किसी को फायर के बारे में नहीं पता, तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अब जैसे ही मैं यूट्यूब का काम करता हूँ, मुझे इसमें मज़ा आता है, तो अगर मुझे इससे पैसे भी बन रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर मुझको रिटायरमेंट की बात करूँगा तो मैं शायद रिटायर ना करूँ एटलीस्ट, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मेरा जो टारगेट है वो होना चाहिए। ख़ैर, मैं ये बात करूँगा कि जब मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी, तो उस टाइम पर मैंने ये सोचा था कि मैं छोटे टारगेट रखता हूँ। मैं छोटे-छोटे टारगेट्स को मैं अचीव करता रहा और ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आगे चलती रहीं। अब मैं छोटे टारगेट की बात करूँ तो एज़ आई सेड बिफोर कि फ़र्ज़ करें मैं दुबई में रहता हूँ और दुबई के अंदर मेरा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जो इस तरह के जो बिल्स हैं, वो फ़र्ज़ करें एवरेज आउट होके 600 दिरहम्स आ रहे हैं। अब मुझे एक इस तरह का सिनेरियो बनाना है कि ये जो 600 दिरहम्स हैं, ये ऑटोमैटिकली कवर होना शुरू हो जाएँ अगले फॉर ईयर्स टू कम। अब वो कैसे बनेगा? वो इस तरह बनेगा कि जब मैं अपनी जो भी मेरे पास एक्टिव इनकम आ रही है, उस एक्टिव इनकम को मैं कहीं पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करूँगा और ऑटोमैटिकली जो मुझे रिटर्न्स जनरेट होंगे, उन रिटर्न्स के थ्रू जब मुझे पैसे आएँगे, तो वो मुझे उसमें हेल्प करेंगे कि मैं उस बिल को पे करना शुरू कर दूँ। मैंने अपना सिस्टम तो ऑटोमेट कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर जो पैसे मेरे पास आ रहे थे, मैं उस पैसों को, जो लेट्स से 600 दिरहम्स मंथली जनरेट हो रहे हैं, उन पैसों को मैं बिजली के बिल के अंदर नहीं इन्वेस्ट कर रहा था या नहीं पे कर रहा था उसके थ्रू, मैं उसको री-इन्वेस्ट कर देता था फॉर द नेक्स्ट बिग गोल। अब फर्ज़ करें मेरा एक गोल फुलफिल हो गया कि मेरे 600 दिरहम्स बनना शुरू हो गए। नेक्स्ट गोल मेरा ये है कि सारे के सारे यूटिलिटी बिल्स जो जिसमें इंटरनेट हो गया, जिसमें लेट्स से गैस हो गया, या जो भी बाकी के जो बिल्स हैं, वो भी कवर होना शुरू कर दें। एंड लेट्स सपोज़ 600 दिरहम्स के बाद मेरा टारगेट हो गया कि अब 1200 दिरहम्स मेरे पैसिव इनकम से जनरेट होने चाहिए। अब जब मेरा इस पॉइंट पर मैं पहुँचा कि 600 दिरहम जनरेट हो रहे थे, तो मैंने फिर री-इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी उन 600 दिरहम्स की दोबारा, और अपनी एक्टिव इनकम को भी टॉप अप करना शुरू कर दिया।
टू अचीव दिस 1200 दिरहम्स। जब वो 1200 दिरहम्स पूरी यूटिलिटीज़ मेरी कवर कर रहे थे, तो अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट था वो ये था कि मेरे जो बच्चों की एजुकेशन है, वो मेरे पैसिव इनकम से कवर होना शुरू हो जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक साथ तो हो नहीं सकती, तो मैंने पर किड मेरे पास जो खर्चा आ रहा था, पहले मैंने उसको टारगेट किया, उसके बाद मैंने दूसरे बच्चे के लिए टारगेट किया, फिर इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ जो भी खर्चे थे, मैं उनको पैसिव इनकम से कवर करना शुरू कर रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर किस तरह से आप कर सकते हैं? ये तो मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस बता दिया कि मैं ऑटोमैटिकली जब भी इन्वेस्ट कर रहा था, उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट टारगेट पे लेके जा रहा था, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो ये मेरे टारगेट्स इंक्रीज़ करते जा रहे थे। मेरी एक्टिव इनकम वहीं पर थी, लेकिन मेरे जो एक्सपेंसेस थे, वो क्यों कम हो रहे थे? वो कम इसलिए हो रहे थे कि क्योंकि मेरे अब एक्सपेंसेस मेरे पैसिव इनकम से कवर हो रहे थे। अच्छा, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि ये आप कर कैसे सकते हैं? करने के लिए ऑफ कोर्स मैं यूएई की बात करूँगा, आप पूरी दुनिया में कहीं भी होंगे, ये ऑलमोस्ट सेम किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी होते हैं। जिसके अंदर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी ले लें और प्रॉपर्टी को रेंट कर दें और रेंट के थ्रू आप अपनी जो भी एक्सपेंसेस हैं, उनको फंड करें। लेकिन ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी लेना एक आसान काम नहीं है। छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी काफ़ी एक्सपेंसिव होगी और उसके लिए कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। तो प्रॉपर्टी को हम साइड में रखते हैं, ऑल्दो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पैसिव इनकम जनरेट करने का, लेकिन उसको एक साइड में रख देते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से सेफ रहने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड तो होना चाहिए। इमरजेंसी फंड के बाद ही आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरी इस तरह की वीडियोस के अंदर मैं सारी बातें एक साथ नहीं कर रहा होता, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में चली जाती हैं। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपके पास ये है कि आप फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल फिक्स्ड इनकम में क्या-क्या मिल सकता है? आपको यूएई के अंदर रहते हैं तो आपको 5-5.5% के ऊपर फिक्स्ड इनकम के अंदर वियो बैंक टाइप की जगहों पर या नेशनल बॉन्ड टाइप की जगहों पर 5% के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको रोशन डिजिटल अकाउंट में मैंने मल्टीपल टाइम्स उसकी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, 8% का रिटर्न भी मिल जाता है वहाँ पर। तो आप फिक्स्ड इनकम की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट इस किस्म का रिटर्न मिल रहा होता है। अच्छा, ये सेफ रिटर्न्स होते हैं जिसके अंदर आपको लेस देन जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स होते हैं शायद उससे कम मिले। 8% तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको पाकिस्तान के अंदर। आपको अगर आपको लेना चाहते हैं, इंडिया में भी अगर आप हैं तो आपको एनआरआई अकाउंट्स वहाँ पर होते हैं मेरे ख्याल से, वहाँ पर भी इतने बुरे रिटर्न्स नहीं होते, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैंने अभी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल इलस्ट्रेशन बनाई थी कि अगर फ़र्ज़ करें आपको 600 दिरहम्स चाहिए महीने के, तो आपके पास 120,000 दिरहम्स जनरेट हो जाने चाहिए एक्टिव इनकम के थ्रू, और वो 6% पे आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको महीने के 600 दिरहम्स मिलना शुरू हो जाएँगे। तो ये तो एक इलस्ट्रेशन थी। इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है 6% हो सकता है आपको इससे ज़्यादा रिटर्न्स मिले अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, यूएस की स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर करते हैं। अब ये चीज़ मुश्किल तो होती है, 120,000 दिरहम्स जमा करना तो आसान नहीं है, जो सिर्फ़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करेगा, लेकिन चीज़ें इसी तरह से चल रही होती हैं। जो पैसिव इनकम होती है, वो इसी तरह से चल रही होती है। बाय द वे, मैं आज इस वीडियो के अंदर एक्टिव इनकम की तो बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि एक्टिव इनकम एक अलग चीज़ होती है, जिसमें मैंने अपनी जॉब की बात की, वो मेरी एक्टिव इनकम है। मैं अपना यूट्यूब करता हूँ, वो मेरी एक्टिव इनकम है। ये एक्टिव एक वे है जिसके थ्रू मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ। या कोई बंदा साइड हसल करता है, कोई कोई फ्रीलांसिंग करता है, वो सारी उसकी एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम को आप इतने आराम से रिप्लेस नहीं कर सकते पैसिव इनकम के थ्रू, क्योंकि पैसिव इनकम में रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। नेक्स्ट लेवल है आपका स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर काफ़ी डिस्क्लेमर्स होते हैं। मैं अभी आपको एक इलस्ट्रेशन भी देता हूँ। मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मैं उस पे हमेशा से इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में। जब से मुझे स्टॉक मार्केट समझ में आई है, तो मैं जैसे रियलिटी इनकम एक ईटीएफ है, जो कि रीट का ईटीएफ है, इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बल्कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो अभी आप ये देख सकते हैं, मेरा ये पोर्टफोलियो है, ये बराका की ऐप है। बराका के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ पहले भी बना चुका हूँ। मेरे पास 3 ब्रोकर्स हैं, जिनके थ्रू मैं यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें बराका एक है, एक सर्वा है और एक इंटरैक्टिव ब्रोकर है। बराका की ऐप के अंदर मैं पिछले 1.5 साल से, कोई ऑलमोस्ट डेढ़ साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें आपको रिटर्न्स अभी नज़र आ रहे हैं। 8.65% का रिटर्न है। ऑलमोस्ट कोई 13,700 का पोर्टफोलियो है इस वक़्त। अच्छा, इसके अंदर आप अगर देखेंगे, बाय द वे मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। इसके अंदर एप्पल के स्टॉक्स हैं, इसमें बीओओ का स्टॉक है, रियलिटी इनकम है, वॉलमार्ट है, कोका कोला है, माइक्रोसॉफ्ट है, और गोल्ड का मैंने एक ईटीएफ लिया हुआ है। लेकिन मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक एक चीज़ दिखाना चाह रहा था यहाँ पर, कि इसके अंदर किस तरह से डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर उसके ट्रांज़ैक्शंस के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस में आपको नज़र आएगा कि जब मैं
डिविडेंड्स के अंदर जाता हूँ, तो डिविडेंड्स में आपको नज़र आएगा कि किस तरह से आप यहाँ पर लास्ट जो डिविडेंड आ रहा है, रियलिटी इनकम का एक ये रीट है, उसका जो डिविडेंड आ रहा है $13.2 का आ रहा है। अच्छा, इससे पहले आप जाएँगे तो इसके अंदर जो डिविडेंड का आया था मेरा $13.17 डॉलर्स का डिविडेंड था, इससे पहले $11.67 का था, उसके बाद उससे पहले $8.98 का था, उससे पहले $8.6 का था, उससे पहले ये हर महीने के डिविडेंड्स मिलते हैं इसके अंदर रियलिटी इनकम के अंदर। और उससे पहले अगर आप पीछे चले जाएँ तो 0.74 से स्टार्ट हुआ था, 1.45 से स्टार्ट हुआ था। ये डिविडेंड्स आपको मंथली मिल रहे होते हैं, ये एक इस तरह का स्टॉक है जो आपको हर महीने के डिविडेंड्स दे रहा होता है और ये अम इनकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके थ्रू आपको ये डिविडेंड्स दे रहे होते हैं। तो कहाँ ये $2 या लेट्स से कुछ सेंट्स के साथ स्टार्ट हुआ था। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करता रहा, डॉलर कॉस्ट एवरेज करता रहा, हर महीने कुछ पैसे डालता रहा इसके अंदर। उसके थ्रू मुझको इसके अंदर इस वक़्त इस तरह का हो गया है कि $13.2 का सिर्फ़ रियलिटी इनकम से मेरे पास इनकम जनरेट हो रही है। अगर मैं $13.2 को लेट्स से दिरहम्स में करूँ तो 13.2 इंटू 3.67 तो ये ऑलमोस्ट 50 दिरहम्स मेरे पास इसके जो डिविडेंड्स हैं उसके थ्रू आ रहे हैं। अच्छा, ये ऐप बहुत अच्छी है, इसके अंदर बाकी भी आप देख सकते हैं, बाकी के भी डिविडेंड्स मुझको इसी तरह से मिल रहे हैं, मैं इनको री-इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये बराका की ऐप है, बराका के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरा नीचे रेफरल कोड दिया हुआ है, रेफरल कोड को यूज़ करके आप ऑलमोस्ट आई थिंक $25 का रेफरल बोनस मिल जाता है, अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं और पहला ट्रेड करते हैं। तो ये इस तरह से मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके अंदर जो फ़ायदा होता है, कॉन्स्टेंटली आपको इन्वेस्ट करने का स्टॉक्स के अंदर, वो ये होता है कि आप जैसे-जैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वैसे-वैसे अगर उस स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, तो आपको उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलती है और अगर डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, तो आपको डिविडेंड भी मिल रहे होते हैं। इसमें काफ़ी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो के लिए नहीं रखी हुई हैं क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वीडियो हो जाएगी, जिसके अंदर डिविडेंड्स को किस तरह से देखना है, सिर्फ़ प्राइस एप्रिसिएशन को देखना है, नहीं देखना है स्टॉक की क्योंकि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना सिंपल काम नहीं होता। लेकिन अगर आपको सिंपल काम करना है तो मैं सर्वा के ऊपर भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सर्वा के अंदर भी अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्वा की जो उनका सर्वा इन्वेस्ट का जो पोर्टफोलियो है उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये नहीं सोचना कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ़ ये पॉइंट था मेरा कि आपको मैं दिखा सकूँ कि जैसे-जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं वैसे-वैसे आपकी डिविडेंड्स बढ़ते हैं और सिर्फ़ डिविडेंड्स नहीं बढ़ते हैं, आपकी उसकी स्टॉक की प्राइस भी बढ़ी होती है और जब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो आपका गोल भी पूरा हो रहा होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी लग रही होंगी। जब आप फिक्स इनकम की बात करते हैं तो फिक्स इनकम के अंदर आपको जो भी प्रॉफ़िट मिल रहा है, वो प्रॉफ़िट आपको मिल रहा होगा, जो आपका जो एक्चुअल जो प्रिंसिपल है, वो सेफ़ रहेगा, वो अपनी जगह रहेगा। लेकिन आप अगर जो भी आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, उसको आप यूज़ कर लेते हैं, तो आपका लेट्स से वो इन्फ्लेशन की वज़ह से जो प्रिंसिपल है, वो फिर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। स्टॉक्स के अंदर ऑन द अदर हैंड नुकसान तो हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली अगर अच्छा स्टॉक है, अच्छा उसके अंदर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो इवेंचुअली वो आपको प्रॉफ़िट दे रहा होगा आगे जाकर। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है कि बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसका स्टॉक ऊपर ही जाएगा। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से आप अपना थॉट प्रोसेस चला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, यूएई में अगर आप रहते हैं या नहीं भी रहते, बाहर रहते हैं, तब भी यहाँ पर कुछ इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे स्मार्ट क्राउड हो गया, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप के अंदर। लेट्स से आपसे पहले कहा था ना कि प्रॉपर्टी अगर आप लेने जाएँगे, उसका रेंटल लेने जाएँगे, तो वो बड़ी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी के पैसे बहुत होंगे। उसके बजाय अगर आप चाहते हैं कि बड़ी प्रॉपर्टी का एक छोटा पार्ट ले लें, उसको फ्रैक्शनलाइज़ उसको टोकनाइज़ कर दें जिसको कहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको स्टेक जैसा प्लेटफ़ॉर्म है या स्मार्ट क्राउड जैसा प्लेटफ़ॉर्म जिसका मैंने अगेन लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर अगर आप अकाउंट खोलते हैं, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको आई थिंक 200 दिरहम्स आपको स्टेक में मिलेंगे और 250 दिरहम्स स्मार्ट कार्ड में मिलेंगे। तो इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स का भी के अंदर भी मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ, इन पे मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। इसके थ्रू भी आप रेंटल इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हैं। अगेन टेक्निकल थिंग्स हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। पॉइंट मेरा ये है कि आपके पास एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं इन्वेस्ट करने के। आप सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत ईज़िली जो फिक्स इनकम है उसके अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहते हैं जिसमें आपको रिवॉर्ड ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन रिस्क की वजह से उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट में डेंट भी पड़ सकता है, तो वो स्टॉक्स बेस्ट हैं। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए इन एनी केस बेस्ट हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये तो नहीं है। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरा बेटा अगले साल यूनिवर्सिटी जाने वाला है।
अब मैं ये तो नहीं हो सकता कि मैं उसकी फ़ीस के पैसे उठाकर किसी स्टॉक मार्केट के अंदर डाल दूँ और अगले साल मुझे उसके पैसे चाहिए हों, मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। आपको भी ये कभी भी नहीं करना चाहिए कि अगर आपको जो पैसे फ़र्ज़ करें आपने घर लेना है, उस घर के लिए 1.5 साल है अभी घर लेने के अंदर, उसके पैसे आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिए, वो एक गैम्बल होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छी से अच्छी स्टॉक मार्केट गिरने में टाइम नहीं लगाती है और अच्छे से अच्छा जो स्टॉक होगा वो भी गिरने में टाइम नहीं लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ आपको सोच के रखनी है कि जो आपके नियर फ्यूचर के पैसे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, जो लॉन्ग टर्म के पैसे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। प्रॉपर्टी के अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग टर्म के पैसे ही इन्वेस्ट करने चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी में एक्विज़िशन कॉस्ट होती है। इसी तरह से स्टेक और जो स्मार्ट क्राउड है उसके अंदर भी एक्विज़िशन कॉस्ट होती है, सारी चीज़ें होती हैं, फ़ीस वगैरह होती है। तो इसलिए इन चीज़ों में जो स्टॉक मार्केट हो गई या प्रॉपर्टी हो गई, इनमें एटलीस्ट 5 साल का होराइज़न रखें। जो फिक्स इनकम होती है, उसमें आप भले 6 महीने के होराइज़न रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने इमरजेंसी फंड भी फिक्स इनकम के अंदर डाल सकते हैं। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि जो मिडल क्लास माइंडसेट होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जिनकी मंथली इनकम इवन 70,000 दिरहम्स पर मंथ के ऊपर है, यूएई के अंदर रहते हुए। अब बहुत सारे लोग यहाँ कमेंट में डालेंगे कि यार इस तरह की जो सैलरी होगी उसको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने अपने खर्चे इस तरह से बढ़ाए हुए हैं कि उनको वो 70,000 दिरहम्स भी कम लगते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, 1 नहीं 2-2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, 3-3 गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं कुछ लोगों ने। कुछ लोगों ने अपने यहाँ पर ड्राइवर्स भी रखे हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हॉलिडेज़ पे जाते हैं और वो हॉलिडेज़ उस तरह की हॉलिडेज़ पे जाते हैं जो कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इवन दो कि उनकी इतनी अच्छी सैलरीज़ हैं, फिर भी वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। 1 दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा जाते हैं साल में हॉलिडेज़ के ऊपर। इसके अलावा जो घर हैं वो उन्होंने एक्स्ट्रावेगेंट रखे हुए हैं, अपनी सैलरी के हिसाब से नहीं रखे हुए। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी कार अफ़ोर्डेबिलिटी के ऊपर कि किस तरह से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए कार कार अफ़ोर्डेबिलिटी की। उसके कुछ रीज़न्स हैं, जो उसके अंदर 24-10 का रूल मैंने बताया था, वो कोई एक रीज़न था जिसकी वजह से ये 24-10 का रूल है और ये रूल सिर्फ़ यूएई के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान के अंदर हो या इंडिया के अंदर हो, उस तरह की जगहों पर भी वही रूल इम्प्लीमेंट होता है जो यहाँ पर होता है, ऑल्दो कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छी बाइंग पावर है, लेकिन रूल वही है। अब आपको ना ना उसमें इम्प्लीमेंट करें वो एक अलग चीज़ है, अब लोग उसको डस्टबिन में उठा के फेंक देते हैं उस रूल को, लेकिन रूल फिर भी वही रहता है। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगेन मैं बोलूँगा पैसिव इनकम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एक्टिव इनकम है। अगर आपकी जॉब में आपको लगता है कि अच्छी जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको जॉब चेंज करनी चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए और अगर आपको लगता नहीं है कि जॉब चेंज हो सकती है तो आपको फिर साइड में कुछ करना चाहिए। एक्टिव इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। भूल जाएँ ये जो क्रिप्टो वगैरह हो रहा होता है ना, इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप एक लम्हे के अंदर ऊपर जाते हैं तो दूसरे लम्हे नीचे आते हैं, बल्कि मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट भी लगाई थी। मैंने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी देखी थी जिसके अंदर एक बंदा टेक्निकल ट्रेडिंग करवा रहा था और जिसके अंदर उसने सेल की कॉल दी थी और उसके बाद वो फॉरेक्स का जो पेयर था वो ऊपर चला गया था और उसके बाद उसको लॉस हुआ था। वो खुद एक इंस्ट्रक्टर था। तो ये कोई भी किसी को भी स्टॉक मार्केट के बारे में कब ऊपर जानी है, कब नीचे जाना है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए आप अपने हिसाब से इस चीज़ को ये ना सोचें कि आप कोई कोई नया काम करेंगे। जब वॉरेन बफे जैसा बंदा ऑलमोस्ट 20% का सीएजीआर लेके बैठा हुआ है, तो आप जो नए एक इन्वेस्टर आ रहा है या कोई ट्रेडर आ रहा है, वो कैसे ये सोच सकता है कि मैं अपने पैसों को 1 महीने में डबल कर दूँगा? ये नहीं हो सकता और अगर आपने 1 महीने कर भी दिया, तो अगले महीने नहीं कर सकेंगे या अगले महीने भी कर दिया, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म के अंदर आप नहीं कर सकते। इस पे मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था, उसको भी जाके देख सकते हैं। मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, रियल एस्टेट के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, मल्टीपल इस तरह की नीश के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं एक कम्युनिटी भी बिल्ड करना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर यूट्यूब की मेंबरशिप अगर आप लेंगे तो उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर एंटर हो सकते हैं। उस कम्युनिटी का ऑल्दो कि अभी तक मेंबर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मेंबर ज़्यादा नहीं होंगे तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मेरे मेरे साथ होगा व्हाट्सएप का, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ वीडियोज़ के लिंक आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर सर्वर का मैंने लिंक लगाया, जो लेटेस्ट वीडियो बनाई थी अपना पोर्टफोलियो पे, उसमें मैंने बताया था। और इसके अलावा मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी पे डे लोन के ऊपर कि किस तरह से आप अपने जब भी आपके पास कोई सैलरी आए तो क्या-क्या आपको करना चाहिए। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।